यूपी में कब थमेगा अपराध। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। यूपी में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 2 दिनों में 12 हत्याएं हुई तो 3 महीने में 3 पत्रकारों को भी अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। कांग्रेस, बसपा और सपा लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर है। प्रदेश में सियासत चरम पर है तो राजनीति होना भी लाजमी है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2020 और 2017 के मुकाबले प्रदेश में 2020 में क्राइम कुछ कम ज़रूर हुआ, पर जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं और हाल ही की जो घटनाएं हैं उसमें सवाल उठना लाजमी है। जी हाँ, यही है हमारा आज का विशेष, यूपी में कब थमेगा अपराध। इन सिसकती आंखों के आंसू शायद कुछ बयां कर सके। इस परिवार में रोते बिलखते चेहरे शायद कुछ कह सके। इनके चेहरे गमज़दा हैं। आखिर क्यों टूट पड़ा इन पर दुखों का पहाड़? आखिर गुनाह क्या था जो इन्होंने अपने परिवार के एक शख्स को बेउम्र ही खो दिया? आखिर उसका गुनाह क्या था जो दबंगों की गोली का शिकार होना पड़ा? अब जरा उस बूढ़े बाप की ये सिसकियां भी सुन लेते हैं तो शायद इस दुख के पन्नों पर जो स्याही है उसे पढ़ा जा सके। अगर ससमौली का नाम वहाँ पर रुक गए रहते तो ये घटना नहीं होती, हमारा लड़का बच गया रहता। ससमौली कौन है? इंचार्ज, थाना इंचार्ज। कौन थाना? पिपना। रतन सिंह के पिता का प्रदेश की पुलिस पर साफ आरोप है कि उनके बेटे की हत्या में पुलिस की मिली भगत थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं यूपी की कुछ ऐसी तस्वीरें जिसने सोचने को मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में सोमवार देर शाम एक टीवी न्यूज चैनल के पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सिर्फ रतन सिंह की ही बात नहीं है। पिछले 3 महीने में 3 पत्रकारों की हत्या की गई। पिछले 2 दिनों की बात करें तो सूबे में 12 मर्डर हुए हैं। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे 2 गुनी स्पीड से भागने लगता है। प्रत्यक्षम किम प्रणामम। ये यूपी में केवल 2 दिनों का अपराध का मीटर है। यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिंघाड़ते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। तो वहीं मायावती ने ट्वीट कर योगी सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। यूपी के सीतापुर में नाबालिग दलित के साथ गैंगरेप, चित्रकूट में बंधुआ मजदूरी न करने पर युवक की हत्या व उसके बेटे का हाथ तोड़ना व गोरखपुर में डबल मर्डर आदि जघन्य घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। क्या यही है सरकार का राम राज्य? दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, बीएसपी की ये मांग है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, भाजपा सरकार में अगर गोरखपुर में हत्या, बलात्कार व अपहरण का यही हाल रहा तो शीघ्र ही मान्यवर को गोरखपुर का नाम बदलकर गुनाहपुर करना पड़ेगा। जिससे अपना शहर नहीं संभल रहा वो प्रदेश का संभालेंगे। कोई उन्हें ज्ञान दे कि अपराध के रहते विकास नहीं हो सकता। गोरखपुर का नाम बदलकर गुनाहपुर रखना पड़ेगा। ये तंज है या सलाह,
ये तो अखिलेश यादव ही बता सकते हैं। पर जिस तरह से प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इससे यूपी में जंगल राज के आरोप लगना भी लाजमी है। यूपी में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है और प्रदेश में चुनाव भी इसी पर लड़ा गया। अखिलेश राज को जंगल राज बताकर सत्ता में आई बीजेपी से विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है। अब देखना होगा प्रदेश में अपराध के इस ग्राफ को कैसे गिराया जाता है, या फिर कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर कांड को फिर से दोहराया जा सकता है। इन सवालों के जवाब तो सरकार ही देगी या फिर पुलिस। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। बिल्कुल, यूपी में कब थमेगा अपराध, बड़ा सवाल, और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के हम इस खास कार्यक्रम के जरिए। इससे पहले कि इस मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दें, परिचय करा दें, जो आज की डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी, बहुत स्वागत करते हैं ब्रजेश जी आपका। हमारे साथ में है ब्रजगोपाल लोया जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं लोया जी। यस भारतीय साहब, सपा नेता, हमारे साथ, आपका भी स्वागत करते हैं भारती साहब। और लखनऊ से हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब हमसे जुड़ रहे हैं। भट्ट साहब का भी स्वागत करेंगे क्योंकि भट्ट साहब काफ़ी करीब से उत्तर प्रदेश को जानते हैं और या जो कुछ घटित इस समय हो रहा है, लगातार जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ रहा है। कहा जा रहा था योगी सरकार के आने के बाद कि शायद अपराध में कमी आएगी, एक्शन में भी सीएम योगी दिखे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक धीरे धीरे एक बार फिर उत्तर प्रदेश जिस तरह से अपराध के रूप में जाना जाता रहा है, तमाम तरह के सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं, लेकिन इलाज आज भी नहीं है। 3 दिन में 12 लोगों की हत्याएं, पत्रकार भी उसमें शामिल हैं। भट्ट साहब के पास सीधे चलूंगा, स्टेट एडिटर हमारे। भट्ट साहब क्या कहेंगे, आखिर ऐसा क्या कि लगातार जो अपराध की स्पीड है उत्तर प्रदेश में वो तेज हो चली है? कुछ दिन लगा जब निजाम बदला उत्तर प्रदेश में, सपा की सरकार के बाद बीजेपी की सरकार आई, सीएम योगी आदित्यनाथ बने, लेकिन हालात इस समय ठीक नहीं है। क्या कहेंगे? मुझे लगता है भट्ट साहब से कुछ अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लोया जी से बात कर लेता हूं, ब्रजगोपाल लोया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। लोया साहब क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान हालात हैं निश्चित तौर पर गंभीर हैं, लगातार जो अपराधी हैं वो सिर उठा रहे हैं। विकास दुबे को देखा, विकास दुबे की उस गैंग को देखा, किस तरह से साम्राज्य पनपा हुआ था उत्तर प्रदेश में। अगर बीजेपी की सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री योगी की अगर हम बात करें, बड़ी उम्मीद से लोगों ने, क्योंकि एक बड़ी समस्या क्राइम की रही है, क्या लगता है कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि क्राइम पर, अपराध पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है? सरकार को अंकुश लगा भी रही है और बहुत कुछ सफल भी है अंकुश लगाने में। सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश जब हमें मिला था तो विरासत में हमें मिला बेलगाम अपराध और संगठित अपराध।
क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दरअसल वो अपराधियों की सरकार थी या पार्टी की सरकार थी, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। क्योंकि जो वहां छोटे गुंडे हैं वो एक चेन में काम करते हैं, एक संगठित अपराधी होते हैं जिनका पूरा तंत्र उनकी मदद करता था, और वो तंत्र इस थानों में सीओ की, एसआई की, सब इंस्पेक्टर की ये पोस्टिंग कराया करते थे। तो इस तरह का वहां एक वातावरण था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब सरकार में आए उसके बाद सबसे पहले ये सुनिश्चित किया गया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, और उस पर हम बहुत हद तक सफल हुए, और सफलता एक ऐसे स्तर तक भी पहुंची कि जब बहुत सारे अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। परंतु देखिए, कई बार क्या होता है, जब सरकार एक्शन में होती है, हमारी पुलिस एक्शन में होती है, तो जो लोग निरंतर कानून व्यवस्था का रोना रोते हैं, जब वो एनकाउंटर होता है तब वो समाज को जातियों में बांटने का, धार्मिक आस्थाओं में बांटने का काम करते हैं। और जब ये इस तरीके से राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा बलों का, पुलिस का, वहां के पीएसी का मनोबल घटता है, और सरकार पर जो आप उंगली उठाते हैं वो दरअसल अपराधियों को संबल प्रदान करता है। और अपराधियों के खिलाफ हमें एक मत होना पड़ेगा। अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है, धर्म का हो सकता है, संप्रदाय का हो सकता है। अब हो क्या रहा है कि जब हम कार्रवाई करते हैं तो ये अपराधियों के पक्ष में बोलते नजर आते हैं, और जब अपराधी अपना काम करते हैं तब ये जनता के पक्ष में बोलते नजर आते हैं। इनका चाल और चेहरा अलग है। साहब, मेरा सीधा सा सवाल है कि ये सियासत और राजनीति का समय नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आंकड़ों जाएंगे आंकड़े हम अगर देखें कि 16 में इतना था, 15 में इतना था, 3 साल योगी सरकार को भी वहां पर हो गया है। जिस तरह से आप अपराधियों की बात कर रहे हैं कि विरासत में मिले हैं, लंबा वक्त होता है, कहीं ना कहीं जो लगातार 3 दिन में 12 लोगों की हत्या हो जाना, विकास जैसा वहां पर जो अपराधी था वो लगातार पनपते जाना, आपको नहीं लगता क्या सरकार या फिर जो अफसर हैं या जो सरकार की एक प्लानिंग है वो सही से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं? प्रशासन के बीच, सरकार के बीच और जिनके कर्ता धर्ता जो है उनके बीच समन्वय नहीं है, ये कारण हो सकता है? ये कारण नहीं है, ये तो केवल कारण इसके मूल में चुनाव है। जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले 1-1.5 साल में वहां चुनाव है, तो एक राजनीतिक दल जो 50 साल से, वहां 30 साल से केवल अपराधियों की दम से सरकार में रह रहे हैं, जो केवल अपराधियों की दम से वोट पा रहे हैं, ऐसे लोगों ने वहां अपना जो अपराधी तंत्र था उसको सक्रिय किया हुआ है, और वो अपराधी तंत्र वहां की सरकार को बदनाम करने में लगा है और जनता के साथ अत्याचार और अनाचार कर रहा है। ये केवल देखिए, ये भी एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। जहां तक 2020 का सवाल है तो निश्चित वहां स्थितियां हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, ऐसा दोबारा आऊंगा, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आखिर वजह तो तलाशना होंगी कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि इस रफ्तार से ग्राफ बढ़ रहा है। हालांकि यूपी में लगातार जिस तरह से अपराध की हम बात करें, लंबे समय से ये समस्या वहां की रही है। यश भारती साहब हमारे साथ में हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, लंबा उनका एक करियर रहा है, बारीकी से उत्तर प्रदेश को वो जानते हैं। भारती साहब, क्या कहेंगे? लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ना और अपराधियों के हौसले बुलंद होना, और अब ये कहा जा रहा है कि ये तो विरासत में चीजें मिली हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप समझा सकते हैं उत्तर प्रदेश को, तो समझाइए। देखिए, मोहन लोहा साहब बहुत अच्छे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका करता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन अब उनकी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करना है, वो उस पार्टी के मंच को प्रवक्ता के रूप में बात, तो वो उन्हें ये बताना चाहिए था कि हमने ये करवाई, हमने ये चीजें करी हैं, हम उसको ऐसे अच्छा करेंगे, कुछ चीजें गलत हो रही है उसको सुधार करेंगे। लेकिन विरासत पर जाना, तो विरासत तो ये बोलती है कि मुख्यमंत्री जो है वो खुद अपराध से घिरे हुए थे, उन्होंने स्वयं सत्ता में आते ही सबसे पहले अपने अपराधों को हटाया, अपने उनके ऊपर जो धाराएं लगी, जो मुकदमे लगे थे वो हटाया, जो उनके उप मुख्यमंत्री उनके ऊपर जो अपराध है उनको हटाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति के सबसे ज्यादा मुकदमे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जो इस उत्तर प्रदेश के सदन में बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सब उत्तर प्रदेश से जो आते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा आपराधिक
लिए है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रमाणित करते हैं। इनकी जितने ये प्रमाण पत्र हैं चुनाव लड़ते हैं, वो सारे प्रमाण पत्र निकलवा लीजिए, लिखवा दीजिए आप टीवी चैनल में। अपराधी कौन, संपत्ति का विरासत कौन लेके आया है, राजनीतिकरण में अपराधी का अपराध का कर कौन रहा है। देखिए ये बड़े बड़े दावे करते थे चुनाव में हम अपराध मुक्त कर देंगे, लेकिन जो खुद अपराधी सत्ता में आए हैं तो ये अपराध मुक्त किसी प्रदेश दे पाते हैं। इनके लोग चिन्मय आनंद, इनके लोग कुलसेंगर मसरूफ हैं, ये उनको दोष मुक्त करने पर पूरी सरकार लग जाती है। कुलदीप सेंगर को बचाने का काम हुआ, चिन्मय आनंद को बचाने का, ये सबने देखा है किस तरीके से कुलदीप सेंगर ने नंगा नाच किया, पूरे परिवार को खत्म करना, वकील को खत्म करना, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तो ये सारी चीजें और सारी बातें छोड़ दीजिए। एनसीआरबी जो एक शासकीय संस्था है वो रही है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्राइम में, और लोया साहब ये कहते हैं कि साहब हम लोग ये काम करवा रहे हैं, तो फिर सत्ता छोड़ दीजिए। अगर आपके रहते कोई अपराध करते हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह करते हैं, लखनऊ में पुलिस रात में तिवारी की देती है और योगी जी 1 करोड़ देते हैं उसको, तो ये पुलिस ने गलत काम किया है तभी तो 1 करोड़ रुपए दिया। जितेंद्र यादव का फर्जी इनकाउंटर करने की कोशिश की जाती है, वो आज तक बेड पे है नोएडा के अंदर। ऐसे तमाम मसले हैं जो सामने आए हैं, लेकिन अगर आप ये कहिए विरासत में मिला है तो आप वर्तमान बहुत खराब कर रहे हैं। जो हमको विरासत में मिलने वाला है 2022 में, हम आपको बताएंगे कानून व्यवस्था क्या होता है, अपराधियों को बताएंगे। योगी जी जिस तरीके से सदन में रोए थे अपराध को लेकर के, और अनुभवी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे हमारे साथ में है। चूंकि मध्य प्रदेश से लगा हुआ उत्तर प्रदेश है और बहुत सी सारी सीमाएं या बहुत सारे जिले शहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बिल्कुल टच में है। कहीं ना कहीं ये समस्या भी लंबे समय से रहती आई है कि कोई अपराधी है उत्तर प्रदेश से कुछ अपराध करके एमपी में आ जाता है या एमपी का उत्तर प्रदेश में पहुंच जाता है। लेकिन वर्तमान हालात निश्चित तौर पर चिंतनीय हैं। भारती साहब, ब्रजेश पांडे साहब हमारे साथ में है। ब्रजेश जी, किस तरह से यूपी को इस समय आप देख पा रहे हैं? एक बड़ी समस्या रही है, बीच में ये लगा, उम्मीद जगी, क्योंकि जिस तरह से एक्शन की बात होती रही है कि योगी जी एक्शन में हैं, योगी आदित्यनाथ साहब का जो डंडा है वो अपराधियों पर तेजी से साथ चल रहा है। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर या फिर जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का ये पूरी कानून व्यवस्था का भार है, कहीं ना कहीं जो कड़ी है वो कमज़ोर ज़रूर है। यही कारण है कि जो अपराधियों की कड़ी है वो लगातार मजबूत होती दिख रही है। क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल आपने हमसे पूछा, और यही सवाल आपने हमारे ब्रजगोपाल लोया जी से पूछा। उन्होंने आपके एक तार्किक सवाल को पूरी तरीके से घुमा फिरा दिया। अच्छी, दोनों ही पार्टी के सम्मानी प्रवक्ता है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा सीधा सा कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद अपराध का ग्राफ बढ़, आप दूसरी पार्टी पे आरोप लगाते, जब सत्ता में थे तो आपके समय अपराध था, दूसरी पार्टी वाले आप पर आरोप लगाते, इसलिए ये कानून व्यवस्था का मामला। और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 12 हत्याएं हो जाएं, जिसमें 3 पत्रकारों की हत्या हो। उन कलम नवीशों को, उन इलेक्ट्रॉनिक चैनल वालों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। तो लोकतंत्र के महत्वपूर्ण चौथे यूपी के बलिया में जिस पत्रकार की रतन सिंह जी गोली मारकर हत्या की गई है, इसकी मैं कटु भर्त्सना करता हूं, क्योंकि बलिया चंद्रशेखर जी का क्षेत्र रहा है और एक महत्वपूर्ण देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र में चुके की जगह इस तरह का अपराध किया जाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पत्रकार जो होता है उसकी अगर स्वतंत्रता, उसकी निष्पक्षता और उसकी सुरक्षा अगर उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही है, उसको तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरा ऐसा मानना है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने जो बात उठाई है पत्रकारों के हित में, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि अगर लोकतंत्र का चौथा खंभा जो आप लोग, जो जनता की आवाज के संवाहक होते हैं, आप लोग जनता जनार्दन की आवाज को आपस में पहुंचाने वाले संवाहक, समर्थन के कार्य करने वाले उत्प्रेरक होते हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके पहले आप देखिए
शुभमन त्रिपाठी की हत्या 20 जुलाई को होती है। उसके पहले विक्रम जोशी की हत्या 24 अगस्त को हुई। रतन सिंह जी की हत्या हो जाती है बलिया में। 3 महीने में 3 पत्रकारों की हत्या, और वो भी आरोप कि सिर्फ खबर लिखने का। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्षोभ का विषय है। इसकी मैं घनघोर निंदा करता हूं। और आदरणीय राजेश जी, मध्य प्रदेश के इस सबसे महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरह से अपराध पर नियंत्रण न किया, अपराध की इस स्पीड पर नियंत्रण न किया, तो मैं बता रहा हूं उत्तर प्रदेश जो है वो बिहार से बहुत आगे चला जाएगा। उत्तर प्रदेश की आबो हवा इस देश की संस्कृति को जोड़ने वाली रही है, इस देश की एकता अखंडता को जोड़ने वाली रही है। उत्तर प्रदेश देश को प्रधानमंत्री दिया, अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अपराध का चिघाड़ता हुआ ग्राफ है, इसको रोकने की सख्त आवश्यकता है। लोग सड़कों पर आकर तांडव न करें, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को कठोर तरीके से निभाना पड़ेगा गुरुतर दायित्व का, अन्यथा उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना। लोया जी से ही जवाब ले लेते हैं। लोया जी, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि आज जो हम इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, अगर हमें निश्चित तौर पर यहाँ पर एक चिंतन करना होगा, निश्चित तौर पर पूरी जवाबदेही के साथ लोया जी हमें इन बातों को सोचना होगा, समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ कैसे कम हो। समस्या क्योंकि विकराल है, कहीं ना कहीं क्या लगता है, चूंकि आपसे सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि आप सरकार और पार्टी के नुमाइंदे हैं, इसी के लिए आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि कोई स्ट्रेटजी ऐसी लग रही है क्योंकि ग्राफ जो बढ़ रहा है उसको कैसे थामा जाएगा? और दूसरी तरफ हालांकि जिस तरह से विकास दुबे का मामला हुआ, तमाम सारे एनकाउंटर हुए, उसमें कई और एनकाउंटर भी देखने को मिले, तो क्या इनकाउंटर इन समस्याओं का समाधान है? और दूसरा सवाल कि इनके बावजूद भी जो अपराधी हैं उनके हौसले आप देखिए कि उनको लगता है कि सरकार अगर गड़बड़ कुछ हुआ तो एनकाउंटर हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे हैं, लगातार अपराध कर रहे हैं। लोया जी, क्या कहेंगे आपकी नजर से, कैसे अब यूपी को संभाला जाएगा? नहीं, देखिए, मैं आपको कहा था कि अपराधों को नियंत्रित रखना ही नहीं, अपराधों को समाप्त करने के लिए वहां योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है, और उसमें हमें हद तक सफलता भी मिली। मैंने आपसे जिक्र किया था और आपने भी किया है कि 2020 में 17 के पहले से अपराधों का ग्राफ घटा है। पर से कहा कि जब राजनीतिक दल एकत्रित होकर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जब वो पार्टियां गुंडों को, अपराधियों को इस नाम पर संरक्षण देंगे कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, तो निश्चित उनके हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि उन्हें पीछे से राजनीतिक संरक्षण मिलता है। अब सवाल इस बात का है कि अब तक प्रियंका, लेकिन लोया साहब, कानून व्यवस्था दुरुस्त रखना ये तो काम सरकार का है। ठीक है, आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि अन्य दल प्रश्रय दे रहे हैं अपराधियों को, लेकिन ये काम तो सरकार का है, सरकार आपकी है, इनकाउंटर हो जाता है, फिर क्यों नहीं अपराधियों पर लगाम लग पाती? ये वो जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट की आप बात कर रहे हैं, ये ट्वीट करने के अलावा करते क्या है? ये समाज में कभी जाते नहीं, समाज की इन्हें कोई चिंता नहीं, छोटे आदमी से मिलना नहीं, केवल वहां दिल्ली में बैठकर ट्वीट खेलना, ये इस तरह से काम नहीं होगा। जिस तरह सर चलिए, वो चिंता नहीं कर रहे, लेकिन ये काम तो सरकार के पास में है, सरकार को चिंता करना होगा, उनको ट्वीट करने दीजिए। कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश अगर बनाना है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति जैसी योगी आदित्यनाथ जी की है, उसी तरह की अन्य कि हम कहीं बैक सपोर्ट से कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारियों के हौसले बुलंद कर रहे हो। नहीं लोया जी, बिल्कुल एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे करना चाहूंगा कि ठीक है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, आप कह रहे हैं कि सभी को संगठित होकर इस मुहिम को, इस लड़ाई को लड़ना होगा, तो कभी क्या सरकार ने ऐसी पहल की कि नहीं, अपराध हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, सब लोग बैठें, एक बैठक, सर्वदलीय बैठक बुला ली जाए और कैसे अपराध पर अंकुश लगाया जाए, इस पर चर्चा हो जाए? नहीं, आप देखिए ना, सरकार तो इसके लिए संकल्पित है और काम कर रही है। तब तो आंकड़े 2017 की तुलना में 2020 में पक्ष में,
परंतु मैंने आपसे कहा था कि जब चुनाव पास आता है तो उन्हें मुद्दा बनाया जाता है, उन्हें बड़ा करके बताया जाता है और जो आंकड़े हैं उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जाता है। ये जो तरीका है राजनीति करने का, ये तरीका निंदनीय है। जहां तक सरकार का सवाल है, मैं इस बात को कह रहा हूं कि सरकार को इसके लिए संकल्पित है और उसे और बेहतर प्रबंधन करना होगा। हमने पुलिस को स्वतंत्रता दी है और पुलिस की स्वतंत्रता का यश भारती, लोया साहब, यश भारती साहब के पास में आता हूं। भारती साहब, क्या कहेंगे लोया जी सीधे सीधे जिस तरह से कह रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के आंकड़े दिखाए जाते हैं, हालांकि 3 दिन में 12 हत्याएं होना, इसको क्या कहेंगे? जानबूझ के आंकड़े क्रिएट किए गए क्या? राजेश भैया, ये जो आरोप लगा रहे हैं बड़ा हास्यास्पद है। जो पार्टी चुनाव के समय बिजली की आपूर्ति में ईद और दिवाली करती हो, जो आदमी के अंतिम समय में कब्रिस्तान और शमशान पर राजनीति करती हो, वो अपराध और जातीय धर्म नहीं ढूंढेगी तो क्या ढूंढेगी? आप क्या उम्मीद करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, जो इनका काम है कि अपराध रोकें, सरकारी व्यवस्था अच्छी करें, पुलिसिंग, बेटर पुलिसिंग हो। इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था दी हो तो बताएं। बेटर पुलिसिंग आज यूपी में अगर थोड़ी बहुत संभव हो पा रही है तो वो समाजवादी की देन है। 100 को आधुनिक करके जो पुलिस हेडक्वार्टर हमने आधुनिक बनाया उस पर तो जाके ये बैठे हुए। इनका खुद का कोई कार्यक्रम तो बताइए, कोई योजना तो बताइए। केवल दोषारोपण करने के अलावा इनके पास काम क्या है? योगी जी जब शासन में आए थे, एक एसिड अटैक विक्टिम से मिलने गए अस्पताल में, इनकी मंत्री है बहुगुणा जी, वो भी मिलने की गई और आश्वासन दिया कि इसकी रक्षा सुरक्षा और आगे जीवन यापन की जिम्मेदारी हमारी है। उस सरकारी अस्पताल के अंदर उस एसिड विक्टिम के ऊपर दोबारा हमला हो जाता है। ये तो इनकी उपलब्धियां है कि सरकारी संरक्षण में भी पीड़िता को ये सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। गोरखपुर के अंदर आपको अस्पतालों की स्थिति पता ही है और इसमें इनके सरकारी प्रवक्ता जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं अगस्त में तो बच्चों की मृत्यु हो ही जाती है। तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया कोविड-19 में आप लगातार देख रहे हैं। 2 कैबिनेट मंत्री खोए उत्तर प्रदेश ने अभी, तो इनकी सारी पोलें खोल रही है। अब ये दोषारोपण नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, ये बताइए ना। तो इनका काम केवल यही रह गया है, दोषारोपण करना, पुरानी सरकारों के किए हुए कामों का फीता काटना, नाम बदलना। तो हम इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा नाम बदलने वाली सरकार गोरखपुर का नाम दूसरा कर ले, तो अपने आप बात समझ में आ जाएगी। ये इनकी कोई कार्य योजना नहीं है अपराध को रोकने की। कैसे विकास? पांडे साहब के पास में आऊंगा, उनका कमेंट्स भी ले लेता हूं। पांडे साहब, क्या कहेंगे लोया जी की जिस तरह से दलीलें हैं और कि आंकड़े जिस तरह से प्रचारित और प्रसारित किए जा रहे हैं, चुनाव हैं, लेकिन क्या कहेंगे आप इसके बीच में? राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे काबिल प्रवक्ता साथी की बात मुझे बड़ी हास्यास्पद लग रही है और मैं इनसे इतने कहना चाहूं कि सियासत इस कदर आवाम में एहसास कराती है, सियासत इस कदर आवाम में एहसास कराती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। मुझे बहुत दुख लग रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में अपराध का ग्राफ चरम पर है। प्रदेश के में लखनऊ अपराध की श्रेणी में जो है 4थे नंबर पर है। कानपुर, जहां पर विकास दुबे ने दिन दहाड़े पुलिस वालों की हत्या किया और उसके बाद जिस तरह से नियमों की, कानून की, संविधान की धज्जी उड़ा करके इनकाउंटर किया गया, ये भी चिंता का विषय है। उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राम राज्य की बात करने वाली योगी सरकार का यही राम राज्य है कि उसके प्रदेश में महिलाएं जो है सुरक्षित न रहे, उसके प्रदेश के अंदर दलित सुरक्षित न रहे, उसके प्रदेश के अंदर आदिवासी वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित न रहे। क्या यही राम राज्य है? और राम राज्य की बात तब संभव है कि राम काज की जय बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम काज तभी संभव हो सकता है आदरणीय लोहिया जी, जब उसमें मनुष्य की दृष्टि साफ सुथरी हो, ध्येय शुद्ध हो, मन पवित्र हो, आत्मा साफ हो, तभी आप इस अपराध पर नियंत्रण लगा सकते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि अपराध पर नियंत्रण लगे, लेकिन मुझको इतनी बात बता दीजिए कि हमारा कलम का सिपाही, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साथी, वो किस बात का कसूरवार है? सिर्फ इसलिए कि वो शासन सत्ता पक्ष की सही रिपोर्ट दिखाता है। ये अपराध नहीं है।
भारत का संविधान की धारा 19(a), 19(b), 19(c) कहती है कि लोकतंत्र के अंदर बोलने एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप उसका हनन करने का कुप्रयास मत करिए, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास मत करिए। और मैं इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। सरकार को एक न्यायिक जांच आयोग उठाना चाहिए, उसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को ये अध्यक्षता में एक जांच बैठे और वो जिन पत्रकारों की पांडे साहब, लोया साहब कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, चूंकि वक्त की भी कमी है। लोया साहब क्या कह रहे हैं, संक्षेप में कहिए। राजेश जी, कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ इतना कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 19(a), (b), (c) तीनों की जिसकी दुहाई हमारे ब्रजेश पांडे जी दे रहे थे, मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा CWC के मेंबरों को भी ये संवैधानिक जो सुरक्षा मिली हुई है, स्वतंत्रता, वो मिल जाती अगर उनको तो बहुत बेहतर होता। क्योंकि अब इनके 23 नेताओं ने एक पत्र लिखा तो उनकी वो संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया, उन्हें गद्दार कह दिया गया। तो जो देश के नागरिक के अधिकार हैं वो तो कृपया उनको मिले, CWC मेंबर को। सरकार पर साधा निशाना, इस विषय पर आदरणीय राजेश जी ने डिबेट रखा, विषयांतर बात मत करिए, उसका भी जवाब मैं दे सकता हूँ, पर आप उस बिंदु पर बात करिए जिस पर आदरणीय राजेश जी ने आज का डिबेट रखा है। चलिए बिल्कुल, जिस तरह से हालात उत्तर प्रदेश में हैं, चिंतनीय हैं। भले लोया साहब कोई न कोई मजबूरी जरूर है, और मजबूरी होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि उनकी ही वहां पर सरकार है, लेकिन इससे इतर सोचना होगा, सभी को सोचना होगा, चाहे सरकार हो, सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। क्या कम्युनिकेशन नहीं है जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए, अपराधियों पर नकेल कसी जाए, लेकिन अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों से इतर, आंकड़ों की बाजीगरी से इतर हमें सोचना होगा, समझना होगा। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कल्पना की जाती है कि वहाँ पर अपराध कम हो, और राम राज्य, चूंकि अब राम मंदिर का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में ही होने जा रहा है, ऐसे में उम्मीद की जाना चाहिए कि आगे अपराधियों पर नकेल कसने में सरकार ज़रूर कामयाब होगी। हालांकि 2022 में चुनाव भी है, और लोया साहब जिस तरह से कह रहे हैं, या फिर अन्य जो हमारे प्रवक्तागण हैं वो कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इससे इतर सच्चाई यही है कि अपराधियों के हौसले इस समय वहां पर बुलंद हैं। हमारी आज चर्चा में बस इतना ही। हम सभी अपने प्रवक्ताओं का, राजेश पांडे साहब आपका, ब्रजगोपाल लोया साहब आपका, और यश भारती साहब आपका बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। और उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर, जो आंकड़े वो बयां कर रहे हैं कि अपराधियों के हौसले वहां पर बुलंद हैं। देखना होगा योगी सरकार किस तरह से एक्शन में आकर इन पर नकेल कसती है। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।